बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी और इंटीग्रेशन में जितने भी हमने पढ़े इंटीग्रल वो इनडेफिनेट इंटीग्रल थे। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे जी डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जस्ट एक लिमिट का डिफरेंस है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता गया है, इंटीग्रल ही होता है लेकिन उसके साथ कुछ लिमिट्स दे दी जाती हैं a to b f of x d of x। तो सॉल्व इसको किस तरह करना है, फंक्शन को आपने इंटीग्रेट वैसे ही करना है। मतलब सपोज इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेट कर लिया तो कैपिटल एफ बन गया। तो जो लिमिट्स अप्लाई करनी है वो आपने इस तरह अप्लाई करनी है, एफ ऑफ बी पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है फिर लोअर लिमिट पुट करनी होती है। इसको हम कहते हैं, इस रिजल्ट को हम ये भी कहते हैं जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं होती, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स होती हैं। और दूसरा है जी डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी आप एंड में कांस्टेंट नहीं यूज करते। ठीक है, वो जो एंड में जो सी लगाते हैं इसमें सी नहीं आएगा। सी अगर लिख भी देंगे तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने से वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर हमेशा एक नंबर आता है। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स 3t² dt। ये ई कैट में तो नहीं, नेक्स्ट वगैरह में ये किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 3x², इसके इंटीग्रेशन का आंसर सिंपल x³ चार्ली ऑप्शन 3x², 3t² एंड डेल्टा ऑप्शन x³ माइनस a³। अब देखिए इस फंक्शन को आप पहले इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करेंगे और लिमिट पुट करने के बाद दोबारा आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इन सारे झंझट से बचने की बजाय आपने जस्ट क्या करना है, अगर नीचे कांस्टेंट लिमिट है और ऊपर कोई वेरिएबल लिमिट है और डेरिवेटिव भी उसी वेरिएबल का ही है तो जस्ट आपने इधर वेरिएबल पुट कर देना है। ये 3x² इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको चाहे कैलकुलेट करके भी देख लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज मैं साथ साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा, क्वेश्चन करता जाता हूँ साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है जी a to b f of x d of x, ये किसके इक्वल होता है? ऑप्शन a to a f of x d of x, ऑप्शन b माइनस b to a f of x d of x, ऑप्शन c b to a f of x d of x, या डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, जब भी आप लिमिट चेंज करेंगे तो फंक्शन में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जस्ट क्या करेगा, लिमिट चेंज करने से आपका एक नेगेटिव साइन आ जाता है। हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आ गया क्वेश्चन जी, लिमिट्स दी गई हैं 5 to 5 और ये है जी x² माइनस 2x ओवर 1 माइनस एक्स या x माइनस 1 डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या डेल्टा ऑप्शन 0। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोशिश भी करते हैं तो ये ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 डी ऑफ एक्स, लिमिट 5 to 5 है। तो आगे आपको समझ ही नहीं आएगा इंटीग्रेट कैसे करना है। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल है तो सबसे पहले लिमिट पे फोकस करें। आप देखिए दोनों लिमिट सेम दी गई हैं। अगर आपकी लिमिट सेम हो जाए a to a f of x d of x, तो उस केस में आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमें फंक्शन कोई भी हो आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा। मतलब सेम लिमिट के अंदर आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कुछ भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, इंटीग्रेट करने की आपको जरूरत नहीं है।
और सिंपल इंटीग्रेशन भी हो सकती है, मतलब सपोज -1 to 3 है, फंक्शन है जी x³ + 3x² d ऑफ x। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी -48, ऑप्शन सी 37 एंड ऑप्शन डी 38। तो ये लिमिट डिफरेंट हैं, तो इसको जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो x³ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x⁴/4 प्लस x3x² की जो इंटीग्रेशन होगी वो x³ आ जाएगी, और c इसमें नहीं लगाना तो -1 to 3। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, 3⁴ आएगा विच इज 81 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3⁵ 27 हो गया। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 1/4 -1। सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। सो 81 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 4 7 4 28, 8 4 8 108 माइनस ये आ जाएगा जी 4, तो ये हो गया 1 -4। तो 81 प्लस 108 ये बन जाएगा जी 189 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3/4, तो ये प्लस 3/4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लें, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 189 प्लस 3 इज 192। तो 192 आई थिंक डिवाइड होता है एग्जैक्टली 4 4 16, 3 4 8 32। तो इसका ऑप्शन आ गया जी 48। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट इंटीग्रेशन थी, लिमिट पुट करनी थी और आंसर आ जाना था, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जी, फंक्शन है जी, लिमिट है जी -3 to 3 x³ d ऑफ x। इसका आंसर है, मतलब फंक्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं। x³ प्लस sin ऑफ x d ऑफ x, कोई भी फंक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 0 3 1/3 या 30 81। तो इधर भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वैसे तो इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपसे इंटीग्रेट नहीं होंगे। लेकिन आप लिमिट को देखें, लिमिट आपकी सेम पॉइंट पे है लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन, तो -a to a f of x d of x। तो -a to a f of x d of x के दो तरह के आंसर हो सकते हैं, या तो 0 आएगा व्हेन f of x is odd। अगर आपका फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 आएगा, और अगर फंक्शन इवन है तो इसको आपने इस तरह कर देना 2 times 0 to a f of x, मतलब लिमिट को हाफ कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके इक्वल है, when f of x is even। ठीक है, अगर इवन है तो 2 0 to a f of x d of x हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर ऑड है तो उस केस में आपका आंसर वैसे 0 हो जाएगा। तो इवन ऑड चेक करना सबको ही आता है, हमने चैप्टर 1 में देखा था। ठीक है, तो x को जब -x पुट करेंगे तो ये देखें -x³ और ये माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x³ प्लस साइन ऑफ x। ये फंक्शन क्या बन गया? ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा आप लिमिट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। अगर सपोज क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, इफ 3 to 10 f of x d of x is equal to 7 and 3 to 7 g of x d of x is equal to 3, then 10 to 7 f of t dt। इसका आंसर क्या होगा? तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि वेरिएबल का कोई फैक्टर नहीं होता, मतलब आप f of x लिख दें या f of t लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी वेरिएबल ही एज इट हो रहा है, लिमिट्स असल में मेन रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, आंसर लिखते हैं जी 4 -4
10 या डेल्टा ऑप्शन इनसुफिशिएंट डेटा। तो इधर भी प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ कि आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। मतलब सपोज a टू b f ऑफ x d ऑफ x है, तो आप इसको जितने मर्जी पॉइंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब सपोज मैं a टू c कर दूं और फिर c टू b कर दें, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब c इन बिटवीन a एंड b होना चाहिए। जरूरी नहीं है अगर बाहर होगा तो वो ऑब्वियसली इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है एक पॉइंट पे, आप एक से ज्यादा पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं, 2 3 4 5 जितने आपको रिक्वायर्ड है। अब इस केस में हमें 10 टू 7 दिया गया है। अगर आप सबसे बड़ी लिमिट देखें तो आई थिंक 3 टू 10 है। इसको मैं 3 टू 10 को ब्रेक करता हूँ। 3 टू 10 जो भी है इसको हम लिखेंगे जी 3 टू 7 प्लस 7 टू 10। ठीक है, अब देखें कौन कौन सा आपको वैल्यूज दी गई हैं, वो पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। हमें 3 टू 10 दिया गया है विच इज 7, विच इज इक्वल टू 3 टू 7 भी दिया गया है विच इज 3, और अच्छा 7 टू 10 की बजाय 10 टू 7 आपको फाइंड करना है। जब 10 टू 7 फाइंड करना है, जब इसकी लिमिट्स चेंज करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं x लिख देता हूँ, माइनस एक्स कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ से आपको x मिल जाएगा जी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7। ठीक है, x उधर चला जाएगा, 7 इधर आएगा विच इज -4। तो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, इस चीज से घबराना नहीं है कि इंटीग्रेशन एरिया होती है तो एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं लिखना, नहीं, इंटीग्रेशन का आंसर आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आपने नेगेटिव ही सिलेक्ट करना है, ये नहीं करना कि ये कभी एरिया नेगेटिव नहीं होता तो पॉजिटिव कर दें, वो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं एरिया पे। इंटीग्रेशन की हेल्प से आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है जो एरिया के लिए आप यूज करते हैं। एरिया एक्चुअली इक्वल होता है डेफिनेट इंटीग्रल के, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रेशन चूंकि वो नेगेटिव आंसर देती है, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, किस तरह अभी देखते हैं क्वेश्चंस में। सपोज एरिया ऑफ द साइन कर्व फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज, एरिया बताना है जी माइनस पाई टू पाई का साइन कर्व, 0 2 4 या 6। ठीक है, अब एरिया के लिए ये अभी ऊपर रिजल्ट लिख दिया गया है, तो इसको अगर मैं एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो ये माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, अब माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन इस केस में आपका आंसर 0 नहीं है। वैसे भी ये ऑड फंक्शन है तो 0 ही आ रहा है, लेकिन इस केस में आपने आंसर 0 नहीं करना। बच्चे बहुत से ये गलती करेंगे कि 0 आंसर ही कर देंगे, क्योंकि आंसर ही 0 आएगा इसका। चूंकि उसने एरिया की बात की है तो एरिया के लिए हमें हमेशा लिमिट्स को ब्रेक करना होता है जिस पॉइंट पे वो रूट होता है उसका। तो साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फिर हमने लिखना है जी 0 टू पाई, फिर साइन ऑफ एक्स डी, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो 0 पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब कुछ के साइन नेगेटिव आएंगे, कुछ के साइन पॉजिटिव आएंगे। ठीक है जी, अब देखें माइनस पाई तो ये नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव लगा दो, ये पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये आपने चीजें सीखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर साइन हो या कॉज हो तो उसको एरिया फाइंड करना है तो किस तरह करना है। अब देखिए जितने क्वाड्रेंट है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, तो हर क्वाड्रेंट एंगल 90 डिग्री होता है, 0 टू 90 डिग्री। ठीक है, हर क्वाड्रेंट में साइन या कॉस का जो एरिया होता है वो 1 होता है। ठीक है जी, तो माइनस पाई टू पाई तक कितने क्वाड्रेंट बन जाते हैं, टोटल 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो इसका एरिया भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या तो इस तरह याद रख लें, या दूसरा ये तरीका है इसका, इस तरह लिमिट्स को ब्रेक करें, जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है उस पॉइंट पे ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद साइन डिसाइड करें और उसके बाद आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको इस तरह आ जाए, मतलब ये इसी तरह लिखा हो, माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। अब उसने एरिया नहीं कहा तो इस केस में आपका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 है लेकिन एरिया 0 नहीं है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, एरिया और इंटीग्रेशन में डिफरेंस है। और क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप का जो आपकी बुक में है, वो आपको आना चाहिए -2 से 2 मॉड वाला।
डी ऑफ एक्स। ठीक है जी, मॉड फंक्शन का दिया गया दो, एक क्वेश्चन आपको 3.6 में मिलेगा और एक उसकी एग्जाम्पल में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में लिख देता हूं, आप लोग जरा सिंप्लीफाई करें। 0, -4, 4 या 2। तो जितने भी मॉड वाले फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। ब्रेक किस पे करनी है? जिस पॉइंट पे ये फंक्शन जीरो हो जाए। अब ये जीरो हमें जीरो पे ही मिल रहा है तो हम जीरो लिख देंगे एक्स डी ऑफ एक्स, और फिर जीरो से 2x डी ऑफ एक्स। मॉड खत्म कर देना है। मॉड खत्म करने के बाद आपने साइन डिसाइड करना होता है। तो इस लिमिट के अंदर से कोई भी पॉइंट इस फंक्शन में पुट करेंगे, कोई भी पॉइंट तो ये नेगेटिव देगा, तो जहां पे नेगेटिव आया आप नेगेटिव यूज करें, जहां पे पॉजिटिव आया पॉजिटिव यूज कर दें। इसको इंटीग्रेट कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी जी, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट है जी -2 से 0, बाहर माइनस नेगेटिव भी है, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट क्या है 0 से 2। ये माइनस साइड पे कर लेते हैं, माइनस सिर्फ इसके साथ है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -2 टू ज़ा 4/2 विच इज 2, ब्रैकेट खत्म, प्लस अपर लिमिट 2 टू ज़ा 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, और 0 पुट करने से 0 आएगा। तो ये हो जाएगा जी +2, और ये भी आपका हो गया +2, +2 और +2 मिलके क्या हो जाएंगे +4, जो कि सी ऑप्शन में है। तो मॉड वाले फंक्शन में लिमिट ब्रेक करनी है और एरिया वाले फंक्शन में भी लिमिट ब्रेक करनी है, अगर आपका पॉइंट दरम्यान में 0 आ रहा है तो। मॉड का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। -1 to 5 x -3 d of x। ऑप्शंस 0, 15, 5 और 10, 5 एंड 10। अब देखना क्या है, इसकी लिमिट ब्रेक होगी कि नहीं। अब देखें, लिमिट के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो पुट करने से ये 0 हो जाएगा। अगर पुट करने से 0 हो रहा है तो उस पॉइंट पे आपको लिमिट ब्रेक कर देनी है। तो ये 3 पे 0 हो रहा है तो 3 पे ब्रेक कर देंगे। ये हो जाएगा जी x -3 d ऑफ x, और देन 3 टू लिमिट कंप्लीट लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप ब्रेक करके लिमिट कंप्लीट ही ना करें, तो लिमिट कंप्लीट लाजमी होगी। x -3 d ऑफ x। अब लिमिट के अंदर से आप पॉइंट पुट कर दें इस फंक्शन में अंदर, तो -1 से 3 तक है, आप 0 पुट कर लें तो 0 पुट करने से ये नेगेटिव आ रहा है। कोई भी पुट करे तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जहां पे आएगा वहां पे नेगेटिव लगा देते हैं। अब यहाँ से पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना। सिंप्लीफाई करें, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसका आंसर खुद सिलेक्ट कर लीजिएगा। मॉड वाले फंक्शन में आपने लिमिट ब्रेक करनी होती है, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। क्वेश्चन मजीद एरिया के हम और देख लेते हैं। द एरिया ऑफ the area between the x-axis and the curve, the area between x-axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। लिमिट दे दी गई है आपको और फंक्शन भी दे दिया गया है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 10/3, 2/3, 3/10 या सिंपल 3। तो एरिया की बात करिए तो एरिया आपको पता है इंटीग्रेशन की ही हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो लिमिट्स भी दी गई हैं 1 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। अब लिमिट्स भी दी हैं फंक्शन, अगर लिमिट्स ना दी हो तो आप इस फंक्शन को 0 पुट करके लिमिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको कहेंगे जिसको एरिया है तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप देखें किसी पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, नहीं, किसी भी पॉइंट पे ये 0 नहीं हो रहा, कम से कम इन लिमिट्स में तो 0 नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर इन लिमिट्स में 0 नहीं हो रहा तो इसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर दें, आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको एरिया ही मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर 0 हो रहा है तो ब्रेक करेंगे, अदरवाइज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा जी 8/3 प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 प्लस सॉरी -1, 1/3 प्लस 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस इधर आ गया। तो ये हो जाएगा जी 8 + 6 14/3, और ये कितना हो जाएगा -4/3 विच इज इक्वल टू 10/3, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि एरिया फाइंड करने के लिए समटाइम्स हमें ब्रेक करना पड़ेगा, समटाइम्स नहीं करना पड़ेगा। तो जब
लिमिट्स के अंदर अगर फंक्शन 0 हो रहा है तो ब्रेक करेंगे, अदरवाइज ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, 3.7 के अंदर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपने सब इस ऑप्शन ए 4 पाई, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी 2 पाई या ऑप्शन डी इनसुफिशिएंट डेटा। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए हमें सबसे पहले लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स उसने दी नहीं हुई, तो लिमिट्स ना दी हो तो आपने जस्ट क्या करना होता है, वाई को 0 पुट कर देते हैं तो लिमिट्स मिल जाती है। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट है तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो लिमिट्स मिल गई हैं, फंक्शन वैसे ही दिया हुआ है, तो -2 से 2 तक आ गया। 4 माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डी ऑफ एक्स, जैसे इसको इंटीग्रेट कर लें तो आंसर मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, जो कि 3.3 में आपने सीखी हुई है कि x इक्वल टू a sin थीटा या 2 sin थीटा या 2 cos थीटा पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन है तो ये तो एंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको और करें आप, तो ये इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक्चुअली सर्कल बन रहा है, स्क्वेयरिंग कर ले दोनों साइड पे, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। एक्चुअली किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। अगर सर्कल की इक्वेशन है तो रेडियस 2 आपको दिया गया है, तो एरिया ही फाइंड करना है ना। तो अगर सर्कल का रेडियस 2 है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, तो ये आ गया जी 4 पाई एरिया। तो 4 पाई आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, लेकिन जब आपने स्क्वेयर किया है तो ये नेगेटिव साइड भी इसने कवर कर ली। तो अब ये तो वो पूरे सर्कल का एरिया दिया गया, इसमें बिलो दी एक्सिस भी आ गया, तो हमें तो सिर्फ अबव दी एक्सिस चाहिए। अबव दी एक्सिस की बात करेंगे तो सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 4 पाई का जस्ट आप हाफ कर दें तो हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो अगर तो क्वेश्चन इस तरह का हो जिसमें सर्कल बन रहा है तो आप तो इजीली इसी तरह ही आप उसको सिंपली, हाँ ये ख्याल रख लेना उसने इस क्वाड्रेंट में पूछा हुआ, अबव द एक्सिस पूछा हुआ है या पूरा एरिया पूछ लिया, उसने सिर्फ अबव दिखा था इसलिए मैं इसको हाफ कर दिया। अगर वो इसी क्वेश्चन में कह देता कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताएं, तो आपको जस्ट 4 से डिवाइड करना था, क्योंकि ये 4 पाए तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया बताना था, तो आप एक क्वाड्रेंट के लिए सिंपल 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गया एरिया के क्वेश्चंस। अब चलते हैं जी 3.8 पे। 3.8 में जो डिस्कस किया गया वह डिफरेंशियल इक्वेशंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है और जो डिस्कस की गई वो है जी ऑर्डर और डिग्री। जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, प्रॉपर वर्डिंग में नहीं लिख रहा, जस्ट वैसे ही आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जिस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है, ये एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ही बना लेते हैं सीधा इसका। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एक्स स्क्वेयर d2y over dx square is equal to 1 plus x dy by dx का होल स्क्वेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। ऑप्शन ए 2,2, ऑप्शन बी 2,1, ऑप्शन सी 1,2 या ऑप्शन डी 1,1। अब जो ऑर्डर है वो तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपने देखा सेकंड डिग्री का यूज हो रहा है, तो सेकंड डिग्री का अगर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री इसी की पावर देखनी है। कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि मैक्सिमम पावर क्या होगी, वैसे इक्वेशन में तो मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो उसी डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है। तो इस डेरिवेटिव की पावर चूंकि 1 है तो इसकी डिग्री हो गई 2, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री क्या होगी 1 होगी। ठीक है जी।
तो ऐसा अगर सपोज इसकी पावर मैं 3 कर देता तो इसकी डिग्री 3 होगी। इसकी पावर जो भी होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी की पावर को हम डिग्री कहेंगे। बाकी इसके सॉल्यूशंस की बात की जाती है, सॉल्यूशन वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, जो फंक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं जी सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं बुक से क्वेश्चन देख के लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन solution of the differential equation DE differential equation x dy by dx is equal to 1 plus y is option A y is equal to cx plus 1, option B y is equal to cx minus 1, option D y is equal to 1 over x plus 3 and option D all of these। तो सॉल्यूशन की बात होती है, सॉल्यूशन का मतलब है आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपने जो डेरिवेटिव है ये रिमूव करना है। तो हमारी बुक में जो दिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वो बड़ी सिंपल सी हैं। उसमें पहला स्टेप आपने क्या करना होता है, एक्स और वाई को सेपरेट कर लेंगे। जब एक्स और वाई को सेपरेट किस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा जी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, डी वाई इधर आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर डी वाई। तो ये हो जाएगा जी डी वाई ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा जी log 1 प्लस वाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा जी log ऑफ x और एंड में कांस्टेंट में भी आप log ऐड कर दें तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू सी एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस 1 जो कि हमें बीटा ऑप्शन में दिया गया है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप वो वैल्यू डेरिवेटिव लेके उधर पुट करें, जो सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। जब वेरिएबल्स आपके सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एक और वर्ड यूज किया गया है जी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको, मैं कोई भी लिख लेता हूँ इधर से देख के। dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो इसको आप सॉल्यूशन अगर फाइंड करेंगे तो आपने सबसे पहले एक्स और वाई सेपरेट कर लेना। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर और ये हो जाएगा जी डी एक्स और ई की पावर एक्स को ऊपर शिफ्ट कर इंटीग्रेट करें। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा जी टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स और प्लस सी ऐड हो जाता है। तो ये आपको एक सॉल्यूशन जो मिल गया। जिस सॉल्यूशन में सी ऐड होता है, ये सी कांस्टेंट जो ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक्चुअली इनिशियल कंडीशंस दे दी जाती है। मतलब सपोज इसी में कह दिया जी कि व्हेन x इज 0 y इज 1, सपोज ये कह दिया। ठीक है, x की वैल्यू 0 y, तो c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे और ये e की पावर 0 भी और ये c आ गया। टेंजेंट इनवर्स 145 पे होता है तो e नॉट 1 आ गया c। तो c की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 माइनस 1। तो c की वैल्यू आप इधर पुट कर दें। जब c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस पाई बाय 4 माइनस 1। अगर तो c की इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं तो c की वैल्यू भी आपको मिल जाती है। तो वो जो c की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो आपके जनरल सॉल्यूशन होते हैं ये इनफिनिट होते हैं
क्योंकि ये इसमें सी यूज हो रहा है। अब सी किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। तो रियल नंबर चूंकि इन्फिनिट है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन भी इन्फिनिट है। लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। इसका मतलब आपने सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू बता दी है, तो ये आपका यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। जनरल सोल्यूशन आपके इन्फिनिट होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी कुछ चीजें जो चैप्टर 3 से हमने डिस्कस की। प्रैक्टिस आपने मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 3.2 3.3 ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो फॉर्मूले के थ्रू करवाया था बाय पार्ट से, प्लस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। एरिया और सिंपल इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है ये चीज, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, डिग्री और सॉल्यूशन। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो इंशाल्लाह पेपर में आप परफॉर्म कर जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।